क्लास 10th समकालीन भारत भाग 2 वन्य एवं जीव संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये सभी पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी की ज़ुबान में पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल का भी नाम एनसीईआरटी ज़ुबान और जीएनएस सेंटर फॉर स्टडी सेंटर चैनल पे हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारे लिए DSSB के लिए, KVS के लिए, NVS के लिए, EMRS के लिए, BPSC TRE 4 के लिए और जो भी हम कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। वन्य एवं जीव संसाधन में हम आगे बढ़ेंगे तो पहला प्रश्न आएगा हमें कि लेप्चा लोक संगीत कहाँ का है। लेप्चा लोक संगीत कहाँ पे मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग का लेप्चा लोक संगीत पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग का है। भारत में वनस्पति एवं प्राणी जात के बारे में बात करें तो भारत में विश्व की सभी जैव उपजातियों में कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? प्रश्न क्या है कि भारत में विश्व की सभी जैव उपजातियों के कितने प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? तो 8% पाई जाती है, लगभग 16 लाख। ठीक है, लगभग कितने हैं? तो लगभग 16 लाख है। कितना है? 16 लाख। ठीक। वर्तमान में खोजी जाने वाली उपजातियों से कितना गुना अधिक है? तो 2 से या 3 लाख, 2 से 3 गुना अधिक है। वर्तमान में जो उपजातियां खोजी गई है उससे जो पहले की जातियां वो कितना है? तो 2 से 3 गुना अधिक है। कितनी जातियां हैं विश्व में? तो 8% हैं, लगभग 16 लाख। 1 पॉइंट हमें यहाँ पे याद करना है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण खतरों की श्रेणी में कौन से जानवर आते हैं? खतरों की श्रेणी में कौन कौन से जानवर को शामिल किया गया है? तो खतरों की श्रेणी में पहला बाघ आता है। क्या आता है? बाघ है। फिर एक सींग वाला गैंडा है, कश्मीरी हिरन है, हुंगुल है और क्या है? 3 प्रकार के 3 प्रकार के मगरमच्छ भी इसमें शामिल हैं। 3 प्रकार के मगरमच्छ कौन है? स्वच्छ जल मगरमच्छ है, लवणीय जल मगरमच्छ है और इसमें घड़ियाल भी शामिल है। तो 3 प्रकार के मगरमच्छ कौन कौन से हैं? स्वच्छ जल मगरमच्छ भी संरक्षण की श्रेणी में आता है, जो विलुप्त प्राणी की श्रेणी में है, इसको खतरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। उसके बाद लवणीय जल मगरमच्छ है और घड़ियाल जल मगरमच्छ है। उसके बाद नंबर आता है एशियाई शेर का। तो ये सारे जानवर हैं, ये सब क्या हैं? तो ये खतरों की श्रेणी में आते हैं। अब आगे प्रश्न है कि इनसे पहले और किन जानवरों को संरक्षण दिया गया था? इनसे पहले किन जानवरों को संरक्षण दिया गया था? तो भारतीय हाथी को दिया गया था, काला हिरन को दिया गया था, चिंकारा को दिया गया था, भारतीय गोंडवाना बसरोट को दिया गया था और हिम तेंदुआ को दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी अधिकारियों द्वारा कितनी रखी गई थी? तो 5500। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या जो रखी गई थी वो 55,000 थी। 50 और 5 55,000 थी। ठीक है। 1973 में इन बाघों की संख्या कितनी पाई गई थी? तो 1973 में इन बाघों की संख्या 1827 पाई गई थी। 1973 में इन बाघों की संख्या कितनी पाई गई थी? 1827 पाई गई थी। बाघों की घटती जनसंख्या के मुख्य कारण क्या है? बाघों की जो जनसंख्या घट रही है उनके घटने का मुख्य कारण कौन सा है? बाघों को मारकर व्यापार के लिए चोरी करना, बाघों के आवासीय स्थल का सिकुड़ना, बाघों के भोजन के लिए आवासीय उपजातियों की संख्या का कम होना और जनसंख्या में वृद्धि होना, ये सारे कारण हैं कि बाघों की संख्या कम हो रही है। बाघ विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने के कारण क्या हैं? तो बाघों के खालों का व्यापार करना, बाघों की हड्डियों को एशियाई देशों में परंपरागत औषधि के प्रयोग के कारण बाघों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने का कारण है। ठीक है, ये 2 प्रश्न थे। यहाँ पे बाघों के विलुप्त होने का प्रश्न था, वो किस कारण हो रहा है, और बाघों की संख्या कम क्यों हो रही है, वो किस कारण था। दुनिया के 2/3 भागों के लिए आवास किन देशों में? बाघों के लिए दुनिया के 2/3 भागों के लिए आवास किन देशों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं? तो भारत और नेपाल के द्वारा। यानी कि जो बाघ हैं उनके लिए पूरे विश्व में 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 75%। 2/3 75 होगा, 66% के लगभग। यानी कि सबसे ज़्यादा जगह बाघों के लिए कौन सा देश देता है? तो भारत और नेपाल मिलकर देते हैं विश्व में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। बाघों के शिकार, चोरी और उनके गैर व्यापार करने वाले मुख्य निशाने पर कौन से देश हैं? तो भारत और नेपाल ही हैं, क्योंकि भारत और नेपाल में ही ज़्यादातर इनके जगह का स्थान है, तो इसलिए यहाँ ही रहेंगे। दुनिया के 2/3 भाग, ये तो हो ही गया था। अगला प्रश्न है कि बाघ संरक्षण परियोजना का उद्देश्य क्या है? बाघ संरक्षण परियोजना का उद्देश्य संकटग्रस्त प्राणी संरक्षण के साथ साथ बड़े जैव
आकार के जैव जाति को भी बचाना था, बड़े आकार वाले जैव जातियों को भी बचाना था। बाघ संरक्षण परियोजना का उद्देश्य केवल बाघ के लिए नहीं था, उसमें संकटग्रस्त प्राणी के संरक्षण के साथ साथ बड़े जैव आकार वाले जैव जाति को भी बचाना था। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सारिका वन्य जीव पशु विहार राजस्थान। मानस बांध रिजर्व आसाम में। पेरियार बांध रिजर्व केरल में। ये सब किसके लिए है? बाघों के संरक्षण के लिए। और बाघों के संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन से जानवर को सम्मिलित किया जाता है? तो बड़े जानवरों को भी सम्मिलित किया जाता है इसमें, ना कि केवल बाघ संरक्षण को ही सम्मिलित किया जाता है। आजकल की संरक्षण परियोजनाएं किस पर केंद्रित होती हैं? आजकल की संरक्षण परियोजनाएं विभिन्न घटक के जगह जैव विविधता पर केंद्रित हैं। संरक्षण नियोजन और किसका महत्व मिल रहा है? कीटों का भी महत्व मिल रहा है। संरक्षण नियोजन पर किसका महत्व मिल रहा है? तो कीटों का भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 से 1986 के अंतर्गत किस जीवों को संरक्षण जाति में शामिल किया गया है? वन्यजीव अधिनियम 1980 से 1986 के अंतर्गत किस जीवों को संरक्षित जीवों में शामिल किया गया है? तो सैकड़ों तितलियों को, पतंगों को, भृंगों को और एक ड्रैगन फ्लाई को शामिल किया गया। कब? 1980 से 1986 के बीच में शामिल किया गया। संरक्षित जातियों की सूची में पौधों की 6 जातियां कब शामिल की गई थी? संरक्षित जातियों की सूची में पौधों की 6 जातियां कब शामिल की गई थी? तो 1991 में शामिल की गई। कब शामिल की गई थी? 1991 में शामिल की गई थी। ठीक है, सेवा के लिए कब शामिल की गई थी? 1991 में शामिल की गई थी। वन्य एवं वन्यजीव संसाधनों के प्रकार। भारत में वन किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? भारत में वन किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? अधिकतर वन एवं वन्यजीव प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में, वन विभाग या अन्य विभाग के जरिए सरकारी प्रबंधन में। भारत में अधिकतर क्षेत्र के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आरक्षित वन पे रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में बांटा गया है। आरक्षित वन किसे कहा जाता है? आरक्षित वन किसे कहा जाता है? तो देश में आधे से अधिक वन को आरक्षित वन में क्षेत्र रखा गया है। देश के आधे से अधिक वन किस क्षेत्र में आते हैं? तो देश के आधे से अधिक वन आरक्षित क्षेत्र में आते हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान किस लिए माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन किसे माना गया है? रक्षित वन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वनों का 1/3 हिस्सा रक्षित वन कहलाता है। रक्षित वन किसको माना गया? तो वन विभाग के अनुसार। वन विभाग की स्थापना की गई थी 1952 में, वन नीति लाई गई। उसके अनुसार देश के कुल वनों का कितने प्रतिशत हिस्सा रक्षित वन के अंतर्गत आता है? तो 1/3, लगभग 33%। इन वनों के और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन किसे कहा जाता है? अवर्गीकृत वन आरक्षित और रक्षित वन को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वन अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वनों को छोड़कर अन्य वनों को अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। जैसे बंजर भूमि, जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय को स्वामित्व में होते हैं। बंजर भूमि क्या है? जो सरकार के अंतर्गत आती है, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें बंजर भूमि कहते हैं। आरक्षित और रक्षित वनों का रखरखाव क्यों किया जाता है? क्योंकि ये दोनों अस्थायी वन क्षेत्र हैं। इनके रखरखाव में इमारती लकड़ी और अन्य वनों के पदार्थों के बचाव के लिए इनका रखरखाव किया जाता है। सबसे ज़्यादा अस्थायी वन क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा अस्थायी वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अस्थायी वन क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रदेश के कुल वन का कितने प्रतिशत वन अस्थायी क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में प्रदेश के कुल वन का कितने प्रतिशत वन अस्थायी वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 75% वन क्षेत्र जो होता है अस्थायी वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देश के किन राज्यों में अनारक्षित वनों का अनुपात ज़्यादा है? देश के किन राज्यों में अनारक्षित वनों का अनुपात ज़्यादा है? तो जम्मू कश्मीर का, आंध्र प्रदेश का, उत्तराखंड का, केरल का, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि देश के किन राज्यों में आरक्षित वनों का अनुपात ज़्यादा है? तो वह राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। किन राज्यों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है? किन राज्यों में रक्षित वनों का एक बहुत बड़ा अनुपात है? तो वह है बिहार है, उड़ीसा है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है। इन दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है? पहला, अनारक्षित वनों का अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु। दूसरा जो पूछा है वो रक्षित वनों का अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ठीक है। अवर्गीकृत वन तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन के किन राज्यों में है? अवर्गीकृत वन जो है वह किन स्थानीय समुदायों और प्रबंधन में किन राज्यों में देखने को मिलता है? तो अवर्गीकृत वन जो है वह गुजरात में है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में है। समुदाय और वन संरक्षण नीति के बारे में किस बात से अनजान है? वन संरक्षण नीति के बारे में किस बात से अनजान है? कि वन हमारे देश में कुल मानव प्रजातियों का आवास भी है।
आरक्षित वन वह हो जाएंगे, अनारक्षित नहीं है, आरक्षित वन है। आरक्षित वन कहाँ पे हो जाएंगे? जो देश में सबसे ज़्यादा अधिक वन पाए जाते हैं आरक्षित वन होते हैं। तो ये जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वो इस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाएंगे आरक्षित वन। जैसे जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हर समय बारिश होती है, ठंडी का मौसम है, वहाँ हो गया। उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे भी आरक्षित वन पाए जाएंगे। केरल में होता है, उधर समुद्र के किनारे बारिश हो रही है, वहाँ पे तमिलनाडु का इलाका है, वहाँ भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल, यहाँ भी सुंदरबन डेल्टा पार्टी आरक्षित वन है। महाराष्ट्र का इलाका है। और आंध्र प्रदेश कितने हैं? 6 हैं। जम्मू हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। और रक्षित वन जिसकी कितने प्रतिशत होता है? 33% होने वाला रहता है। तो वह बिहार है, उड़ीसा है, हरियाणा है, पंजाब है, जो खेती का इलाका हो गया, ठीक है। खेती का इलाका हरियाणा, पंजाब, बिहार हो गया। यहाँ पे वन तो ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे, तो रक्षित वन पाए जाएंगे यहाँ पे। उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा में भी वन ज़्यादा है तो अच्छे श्रेणी में ही आते हैं। राजस्थान तो वैसे ही वहाँ पे गर्मी का मौसम है। और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये रक्षित वन की श्रेणी में आएंगे। अवर्गीकृत वन जो हो गए गुजरात हो गया और पूर्वोत्तर के इसके राज्य हो गए। समुदाय और वन संरक्षण नीति के बारे में किस बात की अनजान है? तो वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। इस वन संरक्षण नीति के बारे में किस बात से अनजान है? तो इसी बात से। किस रिजर्व में वहाँ के स्थानीय लोग खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष रहित होते? सरिस्काबाद रिजर्व, राजस्थान। कहाँ के स्थानीय लोगों ने के द्वारा भैरव देव डाकौ सेंचुरी घोषित किया गया? राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि पे। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में काम आया, स्थानीय पौधों के प्रजातियों का प्रयोग किया गया और सामुदायिक वानिकीकरण अभियान में सहयोग किया गया, सफल रहा। किस आंदोलन ने रासायनिक उर्वरक की प्रयोग के बिना आर्थिक रूप से संपन्न कृषि को संभव बनाया था? तो टिहरी बीच बचाओ और नवदान आंदोलन है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किसकी भूमिका उजागर करते हैं? तो भारत में जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है वह हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका का उजागर करते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरुआत कब की गई थी? तो 1988 से। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत 1988 में की गई थी। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? संयुक्त वन का पहला प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो उड़ीसा 1988 में किया गया था, उड़ीसा में किया गया था संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव। संयुक्त वन प्रबंधन किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन वन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हरित वनों के बचाव के लिए। किसके लिए? हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। संयुक्त वन प्रबंधन का कार्यक्रम किस तरह किया जाता है? तो गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है। इस संस्था में गांव के लोग और अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। संयुक्त वन कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को किस प्रकार का काम होता है? तो समुदाय मध्य स्तरीय काम जैसे गैर इमारती वन उत्पादों में हकदारी होते हैं और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी के भी। एक मिनट, ये अच्छे से नहीं दिया, यहाँ दिया है। किस प्रकार काम करते हैं? तो समुदाय मध्य स्तरीय काम जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं जो, ठीक है, और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी के भी भागीदार होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे समझने की बात है कि हकदारी और भागीदारी। संयुक्त वन कार्यक्रम में स्थानीय लोग को कार्य होता है कि समुदाय जो होता है मध्य स्तरीय काम करते हैं। जैसे गैर इमारती जो है वन, उनके उत्पाद के हकदार भी होते हैं वो, और सफल संरक्षण से प्राप्त जो इमारती लकड़ी है उसके भी वे भागीदार होते हैं। गौतम बुद्ध ने पेड़ के बारे में क्या कहा था 1487 ईस्वी पूर्व में? तो गौतम बुद्ध ने पेड़ के बारे में कहा था कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। यह अपने पोषण के लिए कोई भाग मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं का भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशकों को छाया प्रदान करता है। महुआ और कदम्ब के पेड़ की पूजा कौन करता है? तो महुआ और कदम्ब की पेड़ की पूजा छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजाति करती है। कौन करती है? मुंडा और संथाल जनजाति करती है। कहाँ? छोटा नागपुर में। इमली और आम के पेड़ की पूजा कहाँ की जाती है? तो इमली और आम के पेड़ की पूजा बिहार और उड़ीसा में की जाती है। काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड को कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो राजस्थान के बिश्नोई गाँव में देखने को मिलती हैं। इसी बिश्नोई गांव में जहाँ पे काले हिरण को किसने मार दिया था? सलमान खान ने मार दिया था। तो बिश्नोई समुदाय उसको बुरी तरह से मारने के लिए चलता है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई अभी भी सलमान खान को मारने के लिए घूम रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है कि काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों का झुंड कहाँ पर देखने को मिलता है? तो राजस्थान के बिश्नोई गाँव में देखने को मिलता है। तो वीडियो कैसा लगा गाइस, जरूर कीजिएगा।